Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will deliver a lecture on Unit 6 Gravitation, and the topic is Kepler's Law of Planetary Motion. My dear students, this chapter number 8, Chapter 8 Gravitation, Unit 6 and Class 11th, the whole chapter, whole unit is to be divided into the 25 lectures. Means there are 25 lessons is required to cover the whole chapter, and today I will deliver lecture number 1. बड़ा ही important lecture है out of 25, and this lecture is based on the concept of Kepler's law of planetary motions. In this lecture we will discuss Kepler's law of planetary motions, and as early as possible I will upload this lecture on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt this article if it will asked by the examiner in your final exam. तो my dear students, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे के पूरे यूनिट को, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन को, यूनिट 6 को जो कि क्लास 11th का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है. फाइनल एग्जाम में इसमें से आपके नियर अबाउट 18 या 15 मार्क्स का पूछा जाता है. और इस पूरे चैप्टर को मैंने 25 लेसन्स में डिवाइड किया है. टुडे आई विल गिव फर्स्ट लेसन्स एंड दिस लेसन कंसिस्ट ऑफ ए टॉपिक ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस. ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को. लेसन नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है आज इसमें, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ऑन द बेसिस ऑफ कोपरनिकस थ्योरी, केपलर्स जो था इट फॉर्मुलेटेड द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस. केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको हमने लॉ ऑफ ऑर्बिट का नाम दिया, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको हमने लॉ ऑफ एरिया का नाम दिया, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस जिसको हमने लॉ ऑफ पीरियड्स का नाम दिया. तो वन बाय वन इन दिस लेसन वी विल डिस्कस ऑल द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, और इसमें से कोई भी 2 लॉ आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए टुडे आई एम डिलीवर द लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, एंड द टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस. एंड as you know, on the basis of Copernicus theory, Kepler's gives 3 law of planetary motion, जिसमें आपके पास पहला है Kepler's first law of planetary motion, and this is also called the law of orbits. केपलर्स ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के. केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसे मैं लॉ ऑफ एरियाज का नाम दूंगा, एंड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसे आप लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ. Now what he said, Kepler's first law हमें क्या कहता है? Each planet revolve around the sun in an elliptical orbit and the sun is situated at the foci of the ellipse. वो कह रहा है कि इस यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे planets, each and every planets is to be revolving around the sun. Means sun is to be fixed at the foci of the ellipse and all the planets is to be revolving around it. क्या बताया इसने हमें कि इस यूनिवर्स के अंदर अगर हम जाएं तो जो सन है वो फिक्स है अपनी पोजीशन के ऊपर, एंड दैट पोजीशन इज द फोकी ऑफ द एलिप्स. और जितने भी प्लैनेट्स हैं दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. सभी के सभी प्लैनेट उस सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. दे आर इन मोशन बट द सन इज टू बी फिक्स्ड एट द फोकी ऑफ द एलिप्स. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ. क्या कह रहा है वो हमें? एवरी प्लैनेट revolve around the sun
in an elliptical orbit and the sun is situated at the foci of the ellipse। क्या कह रहा है वो हमें, इस यूनिवर्स के अंदर जो सन है इट इज टू बी फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर रहा, इट इज टू बी फिक्स्ड, इट्स पोजीशन इज फिक्स एट द फोकी ऑफ द इलिप्स एंड ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसा कि मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट and PA, this is called the major axis of the eclipse, and NS, this is called the NS ना कह के NH कह दें, this is called the minor axis of the eclipse, and this is the foci, this is the focus point of the eclipse, and the sun is to be situated at this focus point of the eclipse and all the planets is to be revolving around it. Suppose this is the earth, means earth is to be revolving around the sun in an elliptical orbit and the sun is to be fixed at the foci of the eclipse. This is the statement of Kepler's first law, जो हमें कह रहा है कि इस यूनिवर्स के अंदर सन की पोजीशन फिक्स है एट द फोकी ऑफ द इक्लिप्स एंड ऑल द प्लैनेट्स इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं इसे, एंड इट इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम बात करेंगे कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस की। कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और इसे हम अगर हम दूसरी फॉर्म में बात करें तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। कैप्लर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये क्या कहता है हमें, द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सरल शब्दों में कहें, जो एरियल वेलोसिटी है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, मीन्स जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट की सन के चारों ओर वो कांस्टेंट है। क्या कहा इसने, द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट अराउंड द सन, द लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट टू द सन sweeps out equal area in equal interval of time. That is, the aerial velocity of the planet around the sun is constant. What he said, the line joining a planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time. That is, the aerial velocity of the planet around the sun is constant. Abhi it means dA by dt is constant. What is dA by dt? That is called aerial velocity of the planet. एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट में कितना एरिया कवर कर रहा है प्लैनेट अराउंड द सन इन अ टाइम इंटरवल से dt। अब इसको हम यहां समझेंगे। दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इक्लिप्स, जिसको मैं पी ए का नाम दे रहा हूं, एंड दिस इज द सन।
विच इज टू बी प्रेजेंट एट द फोकस ऑफ द इक्लिप्स। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया, मैं यहां पर अर्थ की एक पोजीशन ले रहा हूं, दैट इज P1, दिस इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ द अर्थ P2। तो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू द सन, दिस इज द एरिया कप्ड आउट बाय द प्लैनेट मीन्स अर्थ अराउंड द सन, एंड this is the another position that is P3, this is the another position that is P4। तो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, this is the area। now this velocity of the earth at this point is say Vp and the velocity of the planet at this point say Va। दोबारा सुनेंगे क्या कह रहा है हमें, the line joining a planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time, that is the aerial velocity of the planet around the sun is constant। वो कह रहा है कि अगर हम एक, this is the sun which is to be present at the foci, and मैंने फर्स्ट लॉ में बताया था कि सन जो है फिक्स है और इसके चारों ओर प्लैनेट्स जो हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मान लेते हैं अर्थ की पोजीशन एट इस पॉइंट के ऊपर P1 पे, T इज इक्वल टू T1 पे ये थी, तो इसकी हमने लाइन जोनिंग की। This is the position of the earth at time say T1 and this is the position of the earth at time say T2। तो इन T2 माइनस T1 मीन्स dt टाइम इंटरवल में जो उसने एरिया स्वेप्ट आउट किया वो आपके सामने था P1 P2s, P1 P2s, दिस इज द एरिया स्वेप्ट आउट। इसी तरह जब ये प्लैनेट अर्थ के जब सन के क्लोज होगा means say at this time say T3, the planet is to be at point say P3 and the time say T4, the planet is say at point P4। जब लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट अराउंड द सन P3 as P4। तो वो कह रहा है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इफ इट मीन्स इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम से dt। अगर यहाँ पे भी हम dt टाइम इंटरवल लें और यहाँ पे भी अगर हम dt टाइम इंटरवल लें तो जो प्लैनेट एरिया कवर अप कर रहा है अराउंड द सन वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसकी एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। दोबारा सुने क्या कह रहा है वो हमें, कैपिटल का सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, that is the aerial velocity of the planet around the sun is constant। वो कह रहा है कि this is the sun which is to be fixed at the foci of the eclipse। सन जो है इक्लिप्स के इस फोकस पॉइंट पे प्रेजेंट है, वो तो मूव नहीं कर रहा, और जो प्लैनेट है वो इस सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब वो कह रहा है कि एक dt इंटरवल ऑफ टाइम लो और उसमें देखो कि अर्थ ने कितना एरिया स्वेप्ट आउट किया अराउंड द सन, फिर उतना ही टाइम इंटरवल लो और देखो कि अर्थ ने कितना एरिया स्वेप्ट आउट किया अराउंड द सन, तो वो दोनों सेम होंगे। देखो मैं यहाँ पे एट t इज इक्वल टू T1 पे मान लिया अर्थ इस पॉइंट से P1 पे थी, और एट t इज इक्वल टू T2 पे अर्थ जो थी मान लेते हैं वो P2 पॉइंट पे थी। क्या कहा मैंने, एट t इज इक्वल टू T1 पे मैंने मान लिया अर्थ जो है वो P1 पॉइंट के ऊपर है, और एट t इज इक्वल टू T2 पे अर्थ जो है मान लिया वो P2 पॉइंट के ऊपर है। तो T2 माइनस T1, दोबारा सुने, सन जो है फिक्स है एट द फोकियाई ऑफ द इक्लिप्स, दिस इज द इक्लिप्स, और द प्लैनेट जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब एट टाइम से t इज इक्वल टू T1 पे जो अर्थ थी मान लेते हैं वो P1 पॉइंट के ऊपर थी, और एट t इज इक्वल टू T2 पे अर्थ जो है मान लेते हैं वो P2 पॉइंट के ऊपर थी। तो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे प्लैनेट की सन से, कर दी लाइन ज्वाइनिंग, तो ये एरिया स्वेप्ट आउट हुआ, इस एरिया का नाम है P1 P2s। ये कितने टाइम इंटरवल में हुआ, T2 माइनस T1 से dt टाइम इंटरवल में कितना एरिया स्वेप्ट आउट हुआ, P1 P2s। अब वो कह रहा है कि ये तो वो पोजीशन थी जब अर्थ सन से दूर थी, अब जब अर्थ इस पोजीशन में आएगी मीन सन के क्लोज आएगी, तो उस केस में मैंने मान लिया एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम से T3 में जो अर्थ है वो P3 पॉइंट के ऊपर है, और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम से T4 में जो अर्थ है वो P4 पॉइंट के ऊपर है।
तो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे प्लैनेट के सन के साथ, तो ये एरिया सेप्ट आउट आया P3S P4। अगर T3 माइनस मतलब T4 माइनस T3 दैट इज DT और T2 माइनस T1 दैट इज DT, अगर वो दोनों टाइम सेम है तो उस केस में जो एरिया स्वेप्ट आउट होगा प्लैनेट्स का अराउंड द सन इज कांस्टेंट। अब ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज को समझते हैं। एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए जो अर्थ है वो अपनी लीनियर स्पीड को चेंज करेगी, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ पे लेंथ कम है तो एरिया कम आना चाहिए, लेकिन एरिया दोनों केस में सेम आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा है तो जब अर्थ सन के क्लोज जाएगी तो टू कीप द एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट उसकी लीनियर स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि एरियल स्पीड को अर्थ ने क्या करना है, अराउंड द प्लैनेट कांस्टेंट करना है। इट मीन्स जो एरिया स्वेप्ट आउट करना है अर्थ ने अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से dt वो सेम रखना है। तो उसी को ही सेम रखने के लिए टू कीप द एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट अर्थ जो है अपनी स्पीड बढ़ा देगी। इसका मतलब उसकी जो लीनियर स्पीड है इट इज गोज ऑन चेंजिंग। जब वो सन के क्लोज होगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर हम इस एरिया में बात करें तो अर्थ की स्पीड है मान लेते हैं vp विच इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ va, और जब अर्थ सन से दूर होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए करेगी ताकि एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख सके। क्यों बताया मैंने, दोबारा सुने कैसे बताया कि एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए जो अर्थ जो है अपनी लीनियर स्पीड में वेरिएशन लाएगी। व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन तो अर्थ अपनी लीनियर स्पीड को बढ़ा देगी ताकि ज़्यादा एरिया कवर हो सके और उसके बराबर हो सके, और जब वो अवे होगी फ्रॉम द सन तो वो अपनी एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए अपनी लीनियर स्पीड को कम कर देगी। इसका मतलब अगर हम इस रीजन में बात करेंगे तो मान लेते हैं अर्थ की स्पीड है va, तो ये कम मिलेगी और vp हमें इस रीजन में ज़्यादा मिलेगी। क्यों, ताकि एरियल वेलोसिटी क्या हो सके, कांस्टेंट हो सके। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब हम बात करेंगे कैपलर्स के थर्ड लॉ की। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं और पेपर में एक लॉ इसमें से डेफिनेटली आस्क किया जाता है। अभी तक हमने कैपलर्स के टू लॉज को स्टडी किया, कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, फिर हमने स्टडी किया कैपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसे आप लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एंड कम टू द पॉइंट कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसे आप लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। वो हमें क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis। अगर हम कैपलर्स के थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस की बात करें, कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अगर हम इसकी बात करें मींस लॉ ऑफ पीरियड की बात करें तो ये हमें क्या कहता है, कैपलर्स का थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट इज दैट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis। क्या कह रहा है वो हमें, the square of the time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis। It means t square is directly proportional to r cube। क्या बताया मैंने, this is the elliptical orbit, मैं दोबारा बना रहा हूं, this is the elliptical orbit and this is the
A, this is called major axis of the eclipse. Major axis. अगर हम इसका आधा कर दें OA, this is called semi major axis. दोबारा देखेंगे, PA क्या है? Major axis of the eclipse. तो PA का आधा करेंगे OA, that is called semi major axis of the eclipse. और मैं इसका जो रेडियस ले रहा हूं दैट इज R. इसी तरह दिस इज कॉल्ड ST कह देते हैं, चले इसे हम, या ST ना कह के मान लेते हैं मैं इसे HT कह दूं, तो दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. तो अगर हम HO की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस. दोबारा सुने, दिस इज द इक्लिप्स and the sun is to be situated at the foci of the eclipse and the planets is to be revolving. This is the planet जिसको मैं अर्थ का नाम दे रहा हूँ, is to be revolving around the sun in an elliptical orbit. Now PA, this is called major axis. P से A, this is called major axis. इसका आधा करेंगे तो that is called semi major axis which is capital R. और इसी तरह HT, it is called minor axis. इसका आधा करेंगे HO, दैट इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस. तो ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. मींस अब हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जब इस सन के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगी तो उसका टाइम पीरियड है, मान लेते हैं T. Now what is T? T is the time period of revolution of planet around the sun. मीन्स एक चक्कर लगाने में अर्थ जो सन के अराउंड टाइम ले रही है दैट इज कैपिटल T. अगर आप उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. मीन्स द स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis. This is Kepler third law. What is T? The time period of revolution of planet. Planet means आप अर्थ की बात कर सकते हैं, once around the sun. मीन्स अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो उस प्लैनेट ने टाइम लिया दैट इज कैपिटल T. तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन प्लैनेट का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. नाउ व्हाट इज R? दैट इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इक्लिप्स. So this is the complete discussions about Kepler's 3 laws of planetary motion, जिसमें हमने 3 लॉस को डिस्कस किया. कैपलर फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा गया, कैपलर सेकंड लॉ जिसको लॉ ऑफ एरियाज कहा गया, और कैपलर थर्ड लॉ जिसे लॉ ऑफ पीरियड्स कहा गया. बड़े इंपॉर्टेंट लॉस थे, पेपर में 2 लॉ एटलीस्ट इसमें से पूछे जाते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है. माय नेक्स्ट लेक्चर इज़ टू बी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल ऑन दीज टॉपिक्स. और जैसा कि मैंने बताया कि 25 लेसन्स में मैंने इस पूरे यूनिट को, यूनिट नंबर 6 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन को डिवाइड किया. तो उसमें से अभी मैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 डिलीवर कर रहा हूँ. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. तो वहाँ जाकर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द लेसन्स हैं वो आपको बहुत जल्दी मैं डिलीवर कर दूंगा. और एंड इट विल बी आल्सो अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मेरे वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए. बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसमें से नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स का एग्जामिनर आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछता है. तो आपको इस लेसन में स्कोर करने में प्रॉब्लम ना आए इस लेक्चर में, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस लेक्चर. And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of topics if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel.
माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।